हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इसके अंतर्गत हम प्राचीन जो कविता है कहाँ उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब जो शुरुआत के आदिकाल के जो कवि हैं जैसे कबीरदास, सूरदास, ये सब हमारे कोर्स में लगे हैं फर्स्ट पेपर में। तो ये जो हैं कवि, इन्हें पढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी कविता का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि कविता जो है वो हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है और कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी कविता का प्रारंभ जो है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी से माना जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक हिंदी साहित्य मुख्यतः कविता के रूप में ही उपलब्ध होता है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी कविता का विकास जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जो है कविता जो है हिंदी तक पहुँची, जो रूप हम कविता का आज देखते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक रहा है वो है देशकाल की परिस्थितियाँ, यानी कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ हिंदी कविता का जो रूप है वो भी बदलता रहा। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग के आरंभ तक हिंदी साहित्य में कविता की ही प्रधानता रही और ये इसीलिए साहित्य की सबसे प्राचीन विधा कविता ही मानी जाती है। मानव की गहन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का साधन प्राचीन काल से कविता के माध्यम से ही होता रहा है और इसीलिए इसका जो आरंभ है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लेकिन जो असल में कहा जाए कि कविता है उसे हम 11वीं शताब्दी से मान के चलते हैं कि 11वीं शताब्दी से कविता का जो विकसित रूप है, या ये कहो कि एक रचना जिसे कविता कहा जा सके, वो रूप जो हमें दिखाई देता है वो 11वीं शताब्दी से दिखाई देता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कितने कालों में इसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो काल विभाजन है वो हर एक जो कवि हैं, जो आचार्य रहे हैं जिन्होंने काल विभाजन का कार्य किया है, उन्होंने अपने अनुसार इस काल विभाजन को किया है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने जितने सारे जो कवि हमारे साहित्य में हुए हैं उनको एक काल के अंतर्गत रखने की उन्होंने प्रयास किया है। तो जो सर्वमान्य काल विभाजन है उसे देख लेते हैं। सबसे इसे 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, उसका विभाजन 743 से 1343 तक इसका काल जो है माना जाता है। उसके बाद आता है भक्तिकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और इसका जो समय है वो है 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक। और उसके बाद रीतिकाल को माना जाता है, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और इसका समय है 1643 से 1843 ईस्वी तक। उसके बाद के काल को, मतलब उसके बाद का जो समय है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ रीतिकाल तक ही जानना ज़रूरी है। तो हम इन्हीं 3 कालों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में ये मुख्य विशेषताएं इनकी जो भी परिस्थितियां थी, क्या था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है और इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल नाम दिया है। इस काल की समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने भी इसका काल विभाजन किया है और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत 3 जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और उन तीनों भाइयों ने मिलकर जो है इसका जो नाम है वो प्रारंभिक काल किया, जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो नामकरण किया वो बीजपन काल। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इस काल की प्रवृत्तियों के आधार पर इसका जो नामकरण किया वो था चारण काल और राहुल सांस्कृत्यायन ने इसको कहा सिद्ध सामंत काल। तो इस तरह हम देखते हैं कि आदिकाल के बहुत सारे जो नामकरण किए गए अलग अलग आचार्यों द्वारा, कि जिस तरीके से उन्हें लगा कि ये परिस्थितियाँ या ये जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर उन्हें जो नाम सही लगा उन्होंने उसका नामकरण किया।
इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए। क्यों? क्योंकि जो ये जो काल था ये बहुत ज़्यादा युद्ध के उस टाइम का माहौल जो था वो युद्ध का था, क्योंकि राजा लोग जो है अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने और दूसरे राज्य की सुंदर कन्या को अपनाने के लिए युद्ध का सहारा लिए रहते थे। तो गृह युद्ध का वातावरण के कारण ये जो काल था वो घोर अशांति का कारण था। और साहित्य चूँकि समाज का दर्पण होता है, इसलिए इस काल में वीर रस से पूर्ण साहित्य का ही निर्माण किया गया और ज़्यादातर रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो आदि। अब चूँकि जो कवि हैं वो राजा के आश्रय में रहते थे और काव्य के साथ साथ कुशल योद्धा का कार्यभार भी कवि संभालते थे, क्योंकि जो कवि हैं वो राजा के साथ हर जगह जाते थे ताकि उनकी हर जीवन के हर एक जो पक्ष है उसको और भी बढ़ा चढ़ा के अपने काव्य में लिख सके। इसलिए कवि को जो राजा है वो हमेशा अपने साथ रखते थे। इसीलिए जो कवि है वो एक कुशल योद्धा भी हुआ करते थे। कवि जो है राजा के चारण बने होते थे, इसलिए इसीलिए इस काल को चारण काल नाम दिया गया। चारण का मतलब होता है एक तरीके से सेवक, जो कि हमेशा जिसका सेवक अपने जो स्वामी है उसके प्रति हमेशा अपनी भक्ति ही प्रदर्शित करे। इस काल में वीर और श्रृंगार दोनों रस की रचनाएं लिखी गई हैं और ये जो काल है वो हिंदी का प्रारंभिक काल था। आदिकाल के अधिकांश कवि जो हैं वो राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहते थे और उन्हें आश्रय भी तभी प्राप्त होता था जब वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। इसमें डिग्गल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ था इस काल के साहित्य में। मतलब इस काल का जो साहित्य था उसकी जो भाषा हम लिखेंगे या मान के चलेंगे वो है डिग्गल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा। और अब बात कर लेते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति आदिकाल के बाद जो युग आया वो था पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। यह हिंदी साहित्य जैसे कि साहित्य जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो दोनों ही प्रकार के साहित्य के लिए ये जो काल था भक्ति काल, ये एक श्रेष्ठ युग था, जिसको जॉर्ज ग्रेसर ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल, यानी कि इसके भी बहुत सारे नामकरण किए गए। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने उसे स्वर्ण काल कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग। तो ये जो अंतर है दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि या श्याम सुंदर दास ने। तो श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा था और ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल। इस जो काल है, जो समय है, इसमें संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसे स्वर्णकाल भी कहा गया। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए और इन्हीं आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा सी चली, जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। और इन्हीं की जो एक तरीके से जो परंपरा है उन्हें आगे बढ़ाया रामानंद ने। इसके अलावा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और इसके बाद बहुत सारे संप्रदाय जो हैं इसी काल में स्थापित हुए। भक्ति काल के बहुत सारे उनके विचारधाराओं और उनके जो एक तरीके से भक्ति करने के जो अलग अलग ढंग थे, उसकी वजह से भक्ति काल को कई भागों में विभाजित किया गया। उसमें से मुख्य रूप से जो दो भागों में इसे विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। और उसके बाद भी इन दोनों को फिर दो भागों में विभाजित किया गया, यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य के भी अलग अलग काव्य जो शाखाएं थी उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। इसी कारण इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया गया, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, जिसे ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत हम संत काव्य लिखें या ज्ञानाश्रय शाखा लिखें। आप चाहे संत काव्य लिखें या ज्ञानाश्रय शाखा, दोनों एक ही बात है। लेकिन जब भी आपको लिखना होगा कि कोई विशेष जो कवि है वो भक्ति काल वाला, तो वो किस काल से संबंधित है या किस विचार जो शाखा है उससे संबंधित है, तो आपको पूरा लिखना होगा। यानी कि अगर निर्गुण भक्ति काव्य का है तो निर्गुण भक्ति काव्य का किस शाखा से संबंधित है, संत काव्यधारा या सूफी काव्यधारा।
इसके बाद सगुण भक्ति काव्य भी जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो हमारे कोर्स में जो है वो भक्ति काल ही लगा है, इसीलिए हमें इस भक्ति काल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भक्ति काल में क्या क्या हुआ था और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया आदि। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल सन 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया जिसे रीतिकाल कहा गया। इसे विशेषतः तत्कालीन जो दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य में उत्तेजना इसी काल में हुई। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन के प्रवृत्त किया। मतलब कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य के जो अंगों का विशेष विश्लेषण किया गया है, उसी का यहाँ पर हिंदी रूपांतरण एक तरीके से कवियों ने किया। मैं कुछ भी अलग करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन चूँकि इस काव्य में, इस काल में काव्य के जो अंगों से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, इसीलिए इस काव्य को रीतिकाल, रीति या काव्य रीति इस काव्य शास्त्र के लिए प्रयोग किया गया। और काव्य शास्त्र में सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक जो होते हैं, वो बहुसंख्यक लक्षणों ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को जो है रीति काव्य कहा गया। मुख्य रूप से रीतिकाल इसीलिए कहा गया क्योंकि इस काल में लक्षण ग्रंथ अधिक लिखे गए। लक्षण ग्रंथ मतलब जो काव्य के अंग से संबंधित, जो उनको विस्तार से बताने से संबंधित जो भी ग्रंथ होते हैं, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि अगर रस के बारे में कोई पुस्तक बता रही है तो रस से संबंधित हर चीज़ कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा उसके रस को बताने वाले जो दोहे या रचना है, उसका एक उदाहरण सहित उसको निरूपित किया जाता है। तो इस तरह के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है, जो कि रीतिकाल में बहुतायत में लिखे गए। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य और कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में भी मिलते हैं। इस काल में कई कवि ऐसे भी हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। और इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा और मुख्यतः इस युग में कवित, सवैये और दोहे अधिक लिखे गए। इस काल में भी कुछ विचारधाराओं में अंतर के कारण इसे 3 भागों, 3 श्रेणियों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। रीतिबद्ध कवि वे होते हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ लिखे गए। और रीति मुक्त कवि वे होते हैं जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही लक्षण ग्रंथों की रीति से बंधकर अपनी रचनाएं की। मतलब जिन्होंने रीति से अलग हटकर बस अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अनुसार जो रचनाएं की, वो इस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। और रीति सिद्ध कवि वो होते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, परंतु रीति सिद्ध कवियों को रीति की भली भांति जानकारी थी और उनका प्रयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया। मतलब उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो इन रीतियों को ध्यान में रखते हुए किए। अपने सारे व्याकरण सम्मत ग्रंथों का उन्होंने जो निर्माण किया, इसलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में यही अंतर है कि रीतिबद्ध कवि जो थे उन्होंने मुख्य रूप से काव्यांगों का परिचय देने वाले ग्रंथ लिखे और रीति सिद्ध कवि जो थे उन्होंने काव्यांगों का प्रयोग करते हुए काव्यों की रचना की। तो ये था हमारा हिंदी काव्य का विकास, कि किस प्रकार से हिंदी कविता जो है विकसित हुई और जो आज हम जो कविता का रूप देखते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँची। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर से हम इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका कविता है उसे हम शुरू करेंगे। तो थैंक यू।